हेलो बच्चों, मैं राघव चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे द विक्टोरियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो है वो रिटायरमेंट बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, अकाउंट्स के अंदर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की बात करने वाले हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक के अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस टाइम पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट। भाई देखो, गुडविल आप सभी जानते हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपने पढ़ा होगा कि जब भी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, जब भी एग्रीमेंट में पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट चेंजेस होते हैं तो उस टाइम पे गुडविल को कंसीडर किया जाता है कंपनसेशन के पर्पस से। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का। फिर उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना है, अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू और रीअसेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रिवैल्यूएशन करने वाले हैं और रीअसेसमेंट करने वाले हैं। किसका? अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है बेटे, तो रिटायरमेंट टाइम पे भी करने वाले हैं। देन उसके बाद आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस का। यानी अकाउंटिंग में जितने भी हमारे पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड आइटम्स होते हैं उन सभी को इंडिविजुअली हम ट्रीट करने वाले हैं यहाँ पे। और डिटर्मिन करने वाले हैं कि हमें कितना पैसा पे करना है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो अकाउंटिंग में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के अंदर पूरी की पूरी अकाउंटिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स की मैं आप लोगों को आने वाले 4-5 वीडियोस में कवर कर दूंगा विद टीएस ग्रेवाल सर की जो बुक है। ठीक है, न्यू एडिशन 2021-22, तो उसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे सो दैट कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपने ये चैप्टर्स कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लिया तो विश्वास मानो जो सेकंड टर्म आपका आने वाला है उसके अंदर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 नंबर के लिए। तो कुल मिलाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो चैप्टर्स है ना ओवरऑल ये आपके लिए 7 से 8 नंबर का होने वाला है, यानी कि 7 to 8 मार्क्स कवर कर जाएगा पूरा का पूरा ये चैप्टर। ठीक है बेटे, तो पहले टॉपिक को और दूसरे टॉपिक को इस वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगा। बाकी जो टॉपिक्स रह जाएंगे उसके लिए सेपरेट वीडियोस में टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है बेटे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटे, समझते हैं कि भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है। ठीक है बच्चे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जब मैं मतलब की बात करता हूं तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनरों के बीच में उसके अंदर ऑल्टरेशन होते हैं। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको हटा करके उसी जगह नया एग्रीमेंट आता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जब पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो जब भी एग्रीमेंट में चेंजेस होते हैं तो उन सभी सर्कमस्टांसेस में पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। और ऐसे सर्कमस्टांस आप लोगों ने पढ़े होंगे, चेंज इन पीएसआर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है, डेथ ऑफ पार्टनर और अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है। तो उन सभी सर्कमस्टांस में बेटे क्या होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, जहां पे रिटायरिंग पार्टनर जो है, जो पार्टनर्स फॉर्म से रिटायर हो रहा है वो फ्यूचर में दोबारा से वो हमारा पार्टनर नहीं रहेगा, यानी कि पार्टनरशिप का वो दोबारा से फॉर्म का वो दोबारा पार्टनर नहीं रहेगा, यानी फ्यूचर में वो पार्टनर नहीं रहेगा। ऐसे सिनेरियो में पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, लेकिन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। फॉर्म जो है वो कंटिन्यू करता है, फॉर्म कहीं नहीं जाता है, यानी कि पार्टनरशिप का ये डिसोल्यूशन होता है लेकिन फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से आता है कि भाई पार्टनर्स रिटायर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो भाई देखो, किसी भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर जो है वो 3 तरीके से रिटायर हो सकते हैं। एक तरीका है कि भाई पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई एक सर्टेन एज जैसे 60 साल या 65 साल कोई अटेन कर लेगा कोई पार्टनर तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या रिटायर होना पड़ेगा, ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो एग्रीमेंट की वजह से रिटायर हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है रिटायरमेंट की कि भाई बाकी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो बाकी सभी कंसर्न पार्टनर, यानी कि बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं सभी अगर किसी पार्टनर को मिलकर निकालना चाहते हैं तो वो उसको निकाल सकते हैं, यानी कि सभी कंसर्न पार्टनर्स या सभी पार्टनर्स के कंसर्न से किसी को निकाला जा सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है बेटे कि जहां पे ना पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर्स अपनी स्वेच्छा से, अपनी वॉलंटरी यानी कि अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले सकता है। अब ये जो रिटायरमेंट लेगा तो है ना बाकी पार्टनरों को एक प्रायर नोटिस देकर के रिटायरमेंट लेगा।
ठीक है ना। अब यहाँ से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब एक सिनेरियो है जहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होता है और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो चला जाता है, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई चला जाता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटे, और पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स को रिटायर होता है तो वो 3 सिनेरियो है, अपने एग्रीमेंट के हिसाब से कोई रिटायर हो सकता है, या बाकी सभी पार्टनर्स के द्वारा रिटायर किया जा सकता है, या फिर वो वॉलंटरी रिटायर हो सकता है। ये 3 बातें। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक में आता है कि भाई कैलकुलेशन कैसे करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटे, तो सभी बच्चे इसको करेंगे कवर। यहाँ तक एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, जो भी आपका ये है टॉपिक उसका। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के 2 सिनेरियो है, 2 सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन है जहाँ पे व्हेन देयर इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको गिवन नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ए, बी और सी पार्टनर्स हैं और दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अब इसमें ना बी रिटायर हो जाता है, अगर इमेजिन करो कि बी रिटायर हो जाता है तो इस केस में ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, तो अब रह कौन गए, ए और सी। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा बेटे? सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिंपल, जो रह गए हैं उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना पुराने, वही रह जाएंगे, तो यानी कि 3:1। बस इतना सिंपल, बहुत सिंपल है कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना, तो इस केस के अंदर जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही आ जाएगा, वही रह जाएगा जो इनका पुराना था। ठीक है ना। अब दूसरा सिचुएशन क्या होता है? तो दूसरा केस जो है वो ये होता है कि व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर क्या करते बेटे? सो रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर द शेयर ऑफ प्रॉफिट from retiring partner in particular ratio। इसका क्या मतलब होगा बच्चे कि जब रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर रह गए, ठीक है ना, जो पार्टनर रह गए वो क्या करते हैं, वो एक्वायर कर लेते हैं किसके शेयर को, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना उसके शेयर को वो एक्वायर कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर रेशियो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो कि भाई ए, बी और सी पार्टनर है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऊपर वाले एग्जांपल ही कंटिन्यू करो सो दैट कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अब यहाँ पे अगर बी का रिटायरमेंट हो जाए, बी रिटायर हो जाए, तो बी रिटायर्ड, अब ए एंड सी एक्वायर the share of B in the ratio of 2:1, यानी कि A और C जो है वो क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं किसके शेयर को, B के प्रॉफिट पे, B का जो हिस्सा था प्रॉफिट में वो एक्वायर कर लेते हैं, कैसे, 2:1 में कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब समझूंगा, जैसे इमेजिन करके देखो कि जैसे पहले 6 रुपए का प्रॉफिट होता होगा, तो इस 6 रुपीज में 3 रुपए का हिस्सा ए ले लेता था, 2 रुपए कौन लेता था, बी, और 1 रुपए कौन लेता था, सी। यानी कि जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट के अंदर ए 3 रुपए लेता था, बी 2 रुपए ले लेता था और सी जो है वो 1 रुपए ले लेता था। क्लियर? यानी कि हर एक 6 रुपए में 3 रुपए किसके, ए के, 2 रुपए किसके, बी के, और 1 रुपए किसके, सी के। अब अगर बी रिटायर हो जाएगा, सोच के देखो, अब फ्यूचर में भी अगर 6 रुपए प्रॉफिट होते हैं तो अब ये 2 रुपए बी को तो मिलेंगे नहीं, तो ये क्या पॉसिबिलिटीज है कि भाई जब 2 रुपए हैं या तो वो ए के हिस्से में जाएंगे या बी के हिस्से, सी के हिस्से में जाएंगे, या फिर दोनों आपस में किसी ना किसी तरीके से आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे म्यूचुअल कंसर्न से। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे कि बी रिटायर हो जाता है, जब बी रिटायर हो जाता है तो उसका जो प्रॉफिट है ना उसका 2 हिस्सा, 2 भाग वो ए ले लेता है और 1 भाग वो सी को दे देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका कैसे अगर सॉल्व करना हो तो जैसे ए, बी और सी है, तो जैसे 3/5, 2/5 एंड 1/, ठीक है, सो 3/6, 2/6 एंड 1/6 हो गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसके अंदर क्या होता है, ये भाई साहब चले गए, ये रिटायर हो जाते हैं,
तो इनका जो 2/6 है वो ए और सी ले लेंगे। अब क्वेश्चन में पूछता है कि कैसे ले लेंगे भाई, तो ये जो है ये 2/6 का ये क्या करता है, 2/6 का 2 हिस्सा, देखो इधर 2 हिस्सा 2/3 ये ले लेता है ए, और 2/6 का 1/3 पार्ट कौन ले लेता है, बी। तो इनका टोटल कर लो तो 3/6 प्लस 4/18 और ये आ जाएगा आपका 1/6 प्लस 2/18। अगर इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 18, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 4 इक्वल टू 13/18 और ये आ जाएगा आपका एलसीएम लोगे तो 18, 6 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/18। तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया बेटे, सो ए रेशियो सी के बीच में 13:5। ये इनका क्या आ जाएगा, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ से गेनिंग रेशियो पता करना है तो भाई देखो, ए को जो फायदा हुआ है बी के जाने से और जो सी को फायदा हुआ है वो यही तो है, तो यानी कि इनके बीच का जो गेनिंग रेशियो है वो क्या आ जाएगा बेटे, सो गेनिंग रेशियो क्या आ गया यहाँ से ए रेस टू सी के बीच में, ये हो गया 4/18 और ये हो गया आपका 2/18, तो यानी कि 4:2 यानी 2:1। तो जो इसका ये रेशियो था ना वही रेशियो आ गया। ठीक है बच्चे, और ऊपर वाले केस में अगर देखोगे फर्स्ट केस के अंदर, तो जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होगा तो ध्यान रखना आगे बहुत काम आने वाला है कि जो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना वही इनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका गिवन ना हो तो आप जब एलिमिनेट करके इनके रेशियो को निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि गेनिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक है बेटे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना आ गया। तो गेनिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना हो तो भाई गेनिंग रेशियो जो होता है वो बिल्कुल सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अपोजिट होता है। तो आप जानते हो कि गेनिंग रेशियो जो होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अपोजिट होता है। तो जैसे आप जानते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्या बोलते थे आप कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो अगर निकालना हो तो हम क्या कहेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है बेटे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, खत्म। तो ये हो गया गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, चलिए सो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आसानी से आपको समझ में